नमस्कार दोस्तों, बच्चों और सभी मित्रों जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसमें जिनको आनंद आता है। आज हम लोगों के ह्यूमन वैल्यूज़ की जो चर्चा है उसकी 7वीं कड़ी है, 7वां अंक है। और पहला जो पार्ट था, 5 पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। तो पहला पार्ट हम लोगों ने ख़त्म किया था। उस पर लोगों के जो प्रश्न हैं बच्चों के या टीचर्स के, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और जो प्रश्न हैं उनको आशुतोष जी ने कंपाइल करके भेजा है। तो पहले हम उस प्रश्नों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी ने जो लिख करके भेजा है वो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। रजनीश वर्मा जी आ गए हैं यूट्यूब पे, करण भास्कर सूर्या वाराणसी से। और बड़ी खुशी की बात है कि फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो बच्चे हैं उनके अलावा बहुत और सारे लोगों को अच्छा लगता है और वो भी शामिल हो जाते हैं, भुवनेश्वर जी। तो ये हमारे लिए और आनंद का विषय रहता है और बड़ी खुशी की बात रहती है कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच रही है। तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ जो आशुतोष जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय सर, छात्रों से एवं शिक्षकों से ह्यूमन वैल्यूज़ में 6 अंकों में हुई व्यापक चर्चा में छात्रों एवं शिक्षकों ने अपने उनके से शिक्षकों से उनके विषय में संबंधित जो प्रश्न हैं या जो वो चर्चा चाहते हैं उनका विवरण निम्नवत है। नंबर 1, अगर हम हार जाते हैं तो इससे हमें क्या सीख मिलेगी? रोल मॉडल की भूमिका जीवन में बेशक ज़रूरी है, लेकिन प्रश्न ये है कि हम अपना रोल मॉडल किसे बनाएं और रोल मॉडल बनाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान रखें। एक अच्छा इंसान बनना है और जीवन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता और पहचान भी बनानी है, तो क्या हम इंसान बनने के लिए अलग और अपनी पसंदीदा क्षेत्र के नाम और शोहरत हासिल करने के लिए अलग रोल मॉडल बनाना होगा। अपने जिस रुचिकर क्षेत्र की प्रतिभा या व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छा इंसान भी हो। और यह सच भी है कि आज युवाओं में अधिकांश रोल मॉडल मानवीय मूल्यों और संस्कारों के पोषक नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में रोल मॉडल चुनने की प्रक्रिया असुविधाजनक होगी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इसके बाद इस पैराग्राफ में जो प्रश्न उठाए गए उनको अलग से प्रश्नों की चर्चा भी की गई है, तो इसलिए प्रश्नों पर चर्चा हम लोग अभी ये पढ़ लेने के बाद करेंगे। लेकिन एक चीज़ शायद प्रश्नों में ना आया हो, तो इसलिए उस पर यहाँ कह देना ज़रूरी है कि नाम और शोहरत हासिल करने के लिए अलग रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। नाम और शोहरत हासिल करना जिंदगी का कभी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नाम और शोहरत यह छाया की तरह होता है। आपके कर्म की छाया ही नाम और शोहरत बनना चाहिए, न कि नाम और शोहरत उद्देश्य होता है। नाम और शोहरत के को उद्देश्य बना के जो लोग भी जीवन जीते हैं उनका जीवन अंत में बहुत त्रासद हो जाता है, ट्रैजिक हो जाता है। तो इसलिए आपका उद्देश्य अच्छा इंसान बनना हो सकता है, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको निखारना, उस दिशा में आगे बढ़ना हो सकता है। सुख, हैप्पीनेस, प्लेजर, और वह भी सबके सुख के साथ जुड़ा हुआ वह हो सकता है। समृद्धि भी अगर आपका उद्देश्य है तो सबके साथ जुड़ा हुआ, वह परिवार को भी, प्रकृति को भी, सबको समृद्धि बनाए, ऐसी समृद्धि चाहिए। लेकिन केवल और नाम और शोहरत, यानी कि फिर आप केवल एडवर्टाइजमेंट बेस्ड हो जाना चाहते हैं, या नाम और शोहरत एकाएक पैदा करने वाले जो कार्य भी हैं वह
बहुत दिन तक सुख नहीं देते हैं। तो नाम और शोहरत उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपके कर्मों की छाया के रूप में आ जाए तो ठीक है। तो इसलिए नाम और शोहरत प्राप्त करने के लिए कोई रोल मॉडल बनाया जाए, यह प्रश्न उचित नहीं लगता है, या ये बात उचित नहीं लगती है। बाकी प्रश्न जो उठाए गए हैं वह अलग से भी पूछे गए हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा पैराग्राफ है, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में अपने बच्चे को सिखाने के लिए तमाम बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन जानने की जिज्ञासा ये हो रही है कि लिंकन ने अपने बच्चे के लिए जिन मूल्यों की स्थापना करने की बात कही थी उसे शिक्षक ने कैसे किया होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज के संदर्भ में देखा जाए तो लिंकन ने जो बात अपने बच्चे के शिक्षक से कही, वह बात आज लिंकन का पत्र सीधे छात्र से संवाद कर रहा है। वो पत्र ही छात्र से संवाद कर रहा है, सही बात है। वहां तो शिक्षक जो कि इन मूल्यों को लिंकन के बेटे के मन मस्तिष्क में स्थापित करने का सामर्थ्य रखता था, निश्चित रूप से दायित्वों का निर्वहन कर सका होगा। लेकिन छात्र लिंकन के पत्र को पढ़ सुनकर सिर्फ संदेश तो प्राप्त कर सकते हैं, पर उन पर क्रियान्वयन कैसे होगा, उनके स्वयं के जीवन में लिंकन के पत्र पर अपने बेटे के लिए उसके शिक्षक द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी अथवा लिंकन द्वारा जिन मूल्यों की स्थापना अपने बच्चे के मन मस्तिष्क में करने के लिए कही गई है, उन्हें कैसे किया जा सकता है, कैसे समझा जाए। इस पर भी जो इसके टुकड़ों में प्रश्न बनाए गए हैं उस पर चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ केवल एक बात शायद उन प्रश्नों में ना आया हो, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ कर देते हैं कि कोई भी, जैसे आपने कहा कि यहाँ तो वो शिक्षक नहीं है, अब्राहम लिंकन के बच्चे का जो शिक्षक था जिसको लिखा गया है, तो अब यह केवल कंटेंट है, वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो डायरेक्शन है, लेकिन उसको पूरा करने वाला शिक्षक नहीं है। लेकिन जो ज्ञान हासिल करने की अगर इच्छा होती है या ललक होती है या वो ज्ञान अच्छा लगता है, तो व्यक्ति खुद ही या बच्चा खुद ही उसे अपने चरित्र में, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। शिक्षक केवल फैसिलिटेटर है, उतारना तो बच्चे को ही होता है। तो अगर किसी बच्चे में वो ललक पैदा हो गई, अब्राहम लिंकन के उस पत्र के या और भी जो बातें बताई जा रही हैं ह्यूमन वैल्यूज में या डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज में, उसको अपने अंदर आत्मसात करना, यह बच्चे को ही करना होता है। जैसे दवा कोई भी बताए, लेकिन खाना पेशेंट को खुद ही उस दवा को खाना पड़ता है। अगर कोई भी चीज है तो उसे अपने अंदर आत्मसात करना यह व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है, और उसको और अपने लिए और मुफीद बनाना, अपने लिए और अप्रोप्रिएट बनाना, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाना, यही सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन कोई ज़रूरी नहीं कि जब 70 साल 80 साल के हो जाएं तभी होना है। बच्चों को भी सेल्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू करनी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डायरी राइटिंग सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, किसी चीज़ को अपने कॉन्टेक्स्ट में उतारने का सबसे बड़ा माध्यम है। मैं तो हर बच्चे से आग्रह करूंगा कि वो डायरी ज़रूर लिखें, क्योंकि आप और जो सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते पढ़ते हैं वो अलग अलग विषयों की कापियां हैं, लेकिन एक नितांत आपकी एक ऐसी कॉपी या डायरी होनी चाहिए जहां आपके मन में जो भी आए, आपने जो पढ़ा लिखा है उसके बारे में जो भी आपके विचार आते हैं, जो भी द्वंद्व हैं, किस चीज़ को कैसे अपने अंदर उतारें, किसी ने किसी को अच्छा कहा है, वो वाकई अच्छा है कि नहीं, वो सब सारे प्रश्न आपके जिंदगी भर मन में जितने प्रश्न आते हैं उन्हीं को नोट करते जाइए। डायरी या यह कॉपी आपकी जिंदगी के सबसे बड़ा एसेट सिद्ध होगा, तो उसको जरूर आप लिखिए। मैं तो आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि उसको लिखिए, और जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दूसरा आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सके, लेकिन आप अगर उन प्रश्नों को लिखते रहेंगे तो प्रश्न अपने आप आपके साथ आपके अंदर उभरते रहेंगे, और ना भी उभर पाए तो सही प्रश्न अगर आपने अपने डायरियों में नोट किए हैं, आपके मन में उठे हैं, तो आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा।
अगर प्रश्न उठने लगे तो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, ये जान लीजिए। उत्तर मिले या ना मिले, सही प्रश्न जिसने उठाए हैं उसका जीवन सार्थक होने लगता है। तो इसलिए इसमें कोई चिंता या परेशानी की बात नहीं है। और लिखते रहिए, आप खुद लिखते रहिए, डायरियाँ लिखिए या जो भी एक पर्सनल नोटबुक, और एक नोटबुक तो 2-3 महीने में भर जाएगा, इस तरह से लिखिए और वो ढेर सारा हो जाएगा, वो आपका सबसे बड़ा एसेट होगा। तो इसलिए लिंकन का चाहे पत्र हो या कोई भी अच्छी चीज़ जो भी आप पढ़ते हैं उसको आत्मसात करिए, उसको डायरियों में उसके बारे में जो प्रश्न है कैसे उन्हें आप अपने जीवन में उतारेंगे आप खुद लिखिए। आपका शिक्षक तो अलग अलग दिशाओं में बहुत मिलेंगे, रोल मॉडल्स भी बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज में जाते हैं तो आपको अपना शिक्षक भी होना पड़ता है, अपना रोल मॉडल भी होना पड़ता है, सब कुछ अल्टीमेटली। क्योंकि आप दूसरे को रोल मॉडल मानेंगे तो आप किसी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आप विलक्षण हैं, यूनिक हैं, आप जैसा कोई दूसरा हुआ नहीं है, तो फिर दूसरे की नकल कैसे कर सकते हैं। दूसरा आपको ये हो सकता है कि इस दिशा में आप बढ़ सकते हैं, लेकिन रोल मॉडल किसी को मान लेना अपनी सीमा मान लेना है। कोई भी टीचर हो, कोई भी आपका रोल मॉडल हो, पेरेंट्स हो, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हों, कोई भी हो, वह एक वृक्ष है। मैंने बार बार कहा है कि वह एक पेड़ है, वह एक वृक्ष है और आप एक बीज हैं, और हर बीज में हर पेड़ से बड़ा होने की संभावना है। तो आप हर एक में वह शक्ति है जो आज तक धरती पर किसी में नहीं हुआ, कोई आपका रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। अपने रोल मॉडल खुद बनो। जब बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने मार्गदीप खुद बनो। आपने, ईश्वर ने जो विलक्षणता दी है, जो शक्ति दी है, अगर उसको आपने सही पहचान लिया तो आपको फिर किसी दूसरे के द्वीप की या दूसरे रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से वह आना चाहिए। आप एक कली हैं तो जितना बढ़िया खिल सकते हैं वो खिल जाइए, बस यही आपका रोल मॉडल है। कोई फूल किसी दूसरे फूल को रोल मॉडल दे करके नहीं खिलता है, उसके अंदर जो क्षमता है उसके हिसाब से खिलता है। तो आप में जो क्षमता है, आप में जो विलक्षणता है, आप में जो यूनिकनेस है, उसके हिसाब से खिलिए। आप ये देखा देखी या नकल की भावना मत रखिए। ठीक है, एक हल्का सा देख लिया कि वह कैसा खिल रहा है, लेकिन खिलना आपको अपनी शक्ति के अनुसार है, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार है। इसको अवश्य ध्यान में रखिए। तो ये कह देना जरूरी था। बाकी और प्रश्नों का उत्तर तो हम लोग वहां चर्चा करेंगे ही। तीसरा है, जीत का जश्न न मनाया जाए और अपनी जीत में हारे को भी शामिल किया जाए। तो किस तरह से ये किया जा सकता है? क्या जीत भी कई तरीके की हो सकती है? क्या समुद्र को तैर कर पार लेना, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाना, ऐसे तमाम तरह की चीजें भी जीत में शामिल हो सकती हैं? जीत किसे माना जाए, इसमें भी दुविधा है। जीत का जश्न न मनाने से क्या प्रेरणा की कमी उपरोक्त प्रगति के प्रति जनमानस को उदासीन तो नहीं बना देगी? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये उदासीन तो नहीं बना देगी, पता नहीं आपके प्रश्नों में है कि नहीं, इसलिए इस पर यहाँ ये इतना कह देना जरूरी है कि जीत का जश्न, जीत की खुशी होनी चाहिए। खुशी और जश्न में थोड़ा अंतर है। जश्न ये है कि अब आप पटाखे फोड़ने लगें और दूसरे को तकलीफ देने लगें, उस अर्थ में जश्न का निषेध विशेष रूप से किया जाता है। और खास करके जैसे ये चीज़ें तो इसमें दो व्यक्तियों का नहीं है कि कोई हार रहा है कोई जीत रहा है। आपने एवरेस्ट की चोटी अगर चढ़ ली है, पहली बार जिसने चढ़ा उसके लिए बार, और बार में जो अगर अभी एक हिंदुस्तान की उस बिटिया ने जो विकलांग होते हुए भी चढ़ा, तो ये तो बहुत खुशी की बात हो। तब आपसे ज़्यादा ये हर्ष बाकी लोग मनाएंगे, लेकिन वो हर्ष देखिए खुशी की होती है, उसमें पटाखे नहीं फोड़ते लोग। तो मतलब प्रकृति को, धरती को नुकसान पहुंचाना, पोल्यूशन तैयार करना, ये सब
नहीं होना चाहिए। खुशी होनी चाहिए और खुशी प्रेरणा के रूप में होना चाहिए कि और लोगों को भी ऐसे काम, ऐसे अदम्य साहस दिखाने का, और अपनी क्षमताओं को टटोलने का और उसे मूर्त रूप देने का, साकार रूप देने का प्रयास होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। तो जश्न के अर्थ में उसमें है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी जीत में भी होनी चाहिए और हार में भी होनी चाहिए। खुशी में ही जीत नहीं, हार में भी खुशी होनी चाहिए। अगर आप बढ़िया तरीके से आपने ट्राई किया और थोड़ा नहीं कर पाए, आप एवरेस्ट के थोड़ा नीचे ही रह गए, तो उसकी भी खुशी होनी चाहिए। आप सक्सेस लौट आए एवरेस्ट की उस न पूरा करके, फिर भी खुशी होनी चाहिए। तो खुशी को एक्शन में रहना चाहिए, न कि खुशी को रिजल्ट से जोड़ना चाहिए। जीत और हार दोनों में खुशी होनी चाहिए। तो इस अर्थ में कहा कि अगर जश्न मनाना है तो और अगर किसी ऐसी जीत में जहां कोई हारा है और आप जीते हैं और वहां जश्न मना रहे हैं, तो जो हार रहा है उसको तकलीफ हो रही है, फिर उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या भी आ सकती है, दुख भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपको आनंद खेल में आया है, खेल जीता है। भले ही आप फर्स्ट आ गए हो, जो सेकंड आया है अगर वो नहीं होता, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एकदम किसी नौसिखिए के साथ आप खेल करके और खुश नहीं हो सकते हैं, उसका जश्न नहीं मना सकते। आप खुश होने और जश्न मनाने की भावना भी तभी आएगी जब जिससे आपने खेला है वो बहुत बढ़िया खेलने वाला रहा हो और कोई बढ़िया मैच हुआ हो, या बढ़िया खेल हुआ हो, या बढ़िया प्रतिस्पर्धा हुई, चाहे जिस क्षेत्र में। तो फिर उस बढ़िया खेल का आनंद मनाइए, और उस खेल में जब जैसे वो खेल में शामिल रहा है, वैसे आपके आनंद में भी उसको शामिल होना चाहिए। उस आनंद उस खेल का एक हिस्सा होना चाहिए, एक्सटेंडेड गेम होना चाहिए। ये नहीं कि जिस पॉइंट पे खेल खत्म हुआ वहां पर आप अलग, वो अलग, और वो आप जश्न मना रहे हैं और वो दुखी हो रहा है, और वो परेशान हो रहा है, या ईर्ष्या या द्वेष हो रहा है कि काश हमारा हो ऐसा हुआ होता। जबकि खेल उसने खेला है आपके साथ और आपको आनंद उस खेल के साथ आया है। अगर वो नहीं होता तो वो आनंद नहीं होता, वो भी इंस्ट्रूमेंटल है आपके हैप्पीनेस में। इस कंप्लीटनेस, संपूर्णता का आनंद लीजिए, तब आपको चीजों का परसेप्शन अलग होगा, आनंद अलग होगा, और हर चीज फिर महिमामय लगने लगेगी। चौथा बिंदु, तो इसलिए उदासीनता का तो कोई सवाल ही नहीं है, उदासीनता का तो कोई प्रश्न नहीं है। आनंद लेना है, लेकिन वह आनंद जिसके साथ आप खेले हैं या जिसके साथ जो वो प्रतिस्पर्धा हुई है उसके साथ आनंद लेना है, क्योंकि खेल भी उसके साथ खेल करके आपको आनंद मिला है। और अगर अकेले का कोई ऐसा है, जैसे समुद्र को तैर के पार करना, और पहाड़, कोई भी बड़े से ऊंचे पहाड़ को कॉन्कर करना, तो वह तो फिर सभी लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन वह जश्न प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। ह्यूमन वैल्यू को एक सिलेबस के स्वरूप में तब्दील कर दिया गया है, और 4 सेमेस्टर में सिर्फ 1 सेमेस्टर में पढ़कर क्या हम मान सकते हैं कि छात्रों में मानवीय मूल्यों की स्थापना हो जाएगी? क्या छात्रों के साथ शिक्षकों के लिए भी ऐसी चर्चा न की जाए जिसके अनुकरण करके शिक्षक छात्र को प्रशिक्षण के दौरान ही ह्यूमन वैल्यूज के मूल्यों को और उनके मन मस्तिष्क में स्थापित कर सकें? सर्वप्रथम विद्यालय ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर अमल करके या जिन पर ध्यान रखकर शिक्षक इन विचारों को सीधे छात्र के दिल दिमाग में स्थापित कर सकता है? और स्वयं शिक्षक में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे छात्र अपने शिक्षकों को अपना रोल मॉडल मान सकें? ये बड़ा विराट प्रश्न है। विराट इस सेंस में कि इसमें एक बार की सारी चर्चा नहीं होगी, ये धीरे धीरे ये पूरे जितने अंक हैं 25-30 सब में इस बिंदु पर चर्चा होती रहेगी धीरे धीरे। फिर भी प्रश्न मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ, या ये विचार एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। ह्यूमन वैल्यूज को एक सिलेबस
के स्वरूप में तब्दील कर दिया गया है और 4 सेमेस्टर में सिर्फ 1 सेमेस्टर में पढ़कर क्या हम मान सकते हैं कि छात्रों में मानवीय मूल्यों की स्थापना हो जाएगी? चाहे सेमेस्टर में, क्लास में, या परिवार जब ह्यूमन वैल्यूज देना चाहता है बच्चों को, या ऑर्गेनाइजेशंस जब ह्यूमन वैल्यूज देना चाहती हैं अपने एम्प्लॉइज को, जहाँ भी हर जगह ह्यूमन वैल्यूज को अंदर इनकलकेट करने के लिए कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें असर तभी होंगी जब वह केवल एक लेसन के रूप में न रह करके वो आत्मसात हो, अंदर जाए। जब तक वो मैसेज अंदर नहीं जाएगा, आपके इंटरनलाइज नहीं होगा, आपकी आत्मा को टच नहीं करेगा, अपने कोर को नहीं टच करेगा आपके, तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा। वो कोर को कैसे टच किया जाए, यह बहुत बड़ा प्रश्न रहा है आज तक। हर व्यक्ति चाहता है कि उस भले ही जो डकैत है, जो बहुत ज़्यादा अत्याचारी, व्यभिचारी, एंटी ह्यूमन वैल्यूज वाला भी है, वह भी चाहता है कि उसके आसपास जितने लोग हों सब फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हों। एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड भले कितना लोभी हो, लेकिन वो चाहता है कि उसके जितने एम्प्लॉइज हैं सब फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हों। हर परिवार का हर सदस्य, हर पेरेंट चाहता है उसके बच्चे फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हों, स्पाउस ह्यूमन वैल्यूज से फुल हों, लीडर्स चाहते हैं कि जनता फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हो, वो चाहे जितना गड़बड़ करे। और आप जिनसे ट्रांजैक्शन करते हैं सुबह से शाम तक या जिंदगी भर, चाहते हैं कि जिससे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज हो। तो ह्यूमन वैल्यूज हर आदमी चाहता है कि दूसरे में हो, लेकिन कैसे हो, यह बहुत बड़ा सवाल है। और हिंदुस्तान में ह्यूमन वैल्यूज और देशों की तुलना में बहुत कम है, यह भी एक फैक्ट है। जो अभी हिंदुस्तान इतनी पुरानी संस्कृति का देश है, लेकिन तमाम जो नई संस्कृति के देश उभरे हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज, ऑनेस्टी, न्याय, प्रेम, यह हमारे देश से कहीं ज़्यादा है। हाँ, दिखता है कि एक दूसरे से अलूफनेस है, लेकिन उस अलूफनेस के बावजूद किसी को धोखा न देना, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं कि वो आइडियल हैं। धरती पर इफिशियंसी कैसे डिफाइन की जाती कि हम कितना धरती से लेते हैं और कितना देते हैं। इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हम कितना दे रहे हैं हर अर्थ में, मानसिक, शारीरिक, जो अपने श्रम से, और कितना हम ले रहे हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। वह रेशियो उन देशों का शायद गरीब देशों से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं धरती पर वो भार भी बन रहे हैं। उनमें ह्यूमन वैल्यूज़ की जो वो कंसर्न हैं वह आने ज़रूरी हैं। तो हर जगह ह्यूमन वैल्यूज़ में कमी है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन अभी ह्यूमन वैल्यूज़ धरती के ज़्यादातर देशों के लोगों को सीखना है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत बड़ा और विराट प्रश्न है, इसीलिए मैंने कहा, और इस पर चर्चा लगातार होनी है। लेकिन इसके जो कहीं ना कहीं आदमी जब अपने से चर्चा करेगा और अपने को धरती का एक अंग या पुत्र मान करके सोचेगा और बाकी जीवों के साथ कोएग्जिस्टेंस के रूप में सोचेगा, विन 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 के पर्सपेक्टिव में सोचेगा और बार बार सोचेगा, तो थोड़ा थोड़ा व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। अभी इमीडिएट नहीं होगा, स्विच की तरह से नहीं होगा, इसको बहुत बार कोशिश करनी पड़ेगी खुद भी। और वही है, वो मेरी गज़ल का शेर है ना कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये ह्यूमन वैल्यूज के मैग्नेटाइजेशन की तरह है। तो इतना बड़ा ह्यूमन वैल्यू का कोई चुंबक हो जो लोगों पर असर डाल सके, तो या तो ऐसे होगा
या लोग खुद अपने को सोच करके और अपने को इंटरनलाइज करके अपनी शक्तियों को उभार करके, हर बच्चा जब पैदा होता है तब वह बिल्कुल डिवाइन गुणों से भरा हुआ होता है। समाज धीरे धीरे उसमें उन डिविनिटी को दबाता जाता है और जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक समाज की हैं वो उसमें भरता जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में वह सेंसिटिविटी, वह कनेक्टिविटी, वह डिविनिटी को अपने अंदर से उभारना होगा जो दब गया है। तो या तो उस तरह से मैग्नेटाइज व्यक्ति खुद हो, या कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो। अब्राहम लिंकन भले ही उनका टीचर न पढ़ा पाया हो उनके बच्चों को, लेकिन बच्चों पर अब्राहम लिंकन का खुद का असर पड़ा होगा। वो जिस तरह के ह्यूमन वैल्यूज के प्रवर्तक थे, उनका असर तो पड़ा ही होगा। और लिंकन का असर केवल उनके बच्चों पर ही नहीं, पूरे अमेरिका पर पड़ा या पूरी धरती पर पड़ा। ये पर्सनालिटी जो हुई है, गांधी, मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, इन लोगों का जो असर है वह पूरी धरती पर हुआ है। गांधी को आजकल तो खैर बहुत लोग पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, वो जो मैग्नेटाइज कर देने की पावर थी, लोगों को बदल देने की क्षमता थी। कितने लोगों ने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े उनके आंदोलन में, उनके आंदोलन नहीं, देश के आंदोलन में। वो उनकी निगेटिव जो भी चीज़ें हों, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी हर निगेटिविटी को खुद लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में उनके बारे में कोई आप नई चीज़ नहीं कह सकते कि ये उनमें कमी थी। अपनी हर कमियों को उन्होंने खुद उजागर किया है। उनके माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एकदम सच्चाई के साथ सारी अपनी कमियों को खोल के रख दिया है। लेकिन प्रभाव इतना है कि पूरी दुनिया पर उनका प्रभाव है। पूरी दुनिया में लोकतंत्र उनके प्रभाव से आ रहा है पूरी दुनिया में, कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, लोक नीति के आधार पर होना चाहिए। अब व्यवस्था में साम दाम दंड भेद नहीं चाहिए, राजशाही के ये सब नहीं चाहिए। ये एंटी ह्यूमन वैल्यूज हैं। राजशाही ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट थी ज्यादातर, और लोकतंत्र ह्यूमन वैल्यूज की पोषक बनेगी। फ्यूचर में जब लोकतंत्र और डेवलप होगा तब ह्यूमन वैल्यूज और डेवलप होंगे, उसका एक माहौल सा बनेगा धीरे धीरे। अभी तो इधर उधर कोशिशें हो रही हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फ्यूचर में डेमोक्रेसी जब और बेहतर होगी तो ह्यूमन वैल्यूज़ का माहौल और बनेगा। श्री अरविंदो ने भी जो सुपर कॉन्शियसनेस की बात कही है, या जो ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन ही हो रहा है, आखिर हम वन मानुष से मनुष्य बने तो अब मनुष्य से ह्यूमन फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ की तरफ भी जाना है। और ये जो इकोलॉजिकल ग्लोबल कंसर्न्स हैं, ये हमको फोर्स करेंगे कि हम विथ फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज रहें। हम ग्रीड के अनुसार नहीं, हम नीड के अनुसार रहें। ज़्यादातर ह्यूमन वैल्यूज की जो कमियां हैं वो हमारी ग्रीड की वजह से, लोभ की वजह से, या देखा देखी या नकल की वजह से। हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं, और या तो देखा देखी कर रहे हैं या लोभवश कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हमें धरती पर भार कम डालना है। हमें धरती से लेना कम है, देना अधिक है। हमारी इफिशियंसी यही है कि हम कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं। तो हमारी इफिशियंसी बढ़े, हमें इसके लिए कोशिश करनी है, काम करना है। तो लेकिन ये प्रश्न बहुत बड़ा है और इस पर चर्चा तो लगातार चलती रहेगी। तो इसको एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ, और इन प्रश्नों पर कोई अकेले मुझे नहीं सोचना है, आप सबको मिल करके सोचना है, हम सबको मिल करके सोचना है। ह्यूमन वैल्यूज को एक सिलेबस के स्वरूप में तब्दील कर दिया गया है, और 4 सेमेस्टर में सिर्फ 1 सेमेस्टर में पढ़कर क्या हम मान सकते हैं कि छात्रों में मानवीय मूल्यों की स्थापना हो जाएगी? क्या छात्रों के साथ शिक्षकों के लिए भी ऐसी चर्चा न की जाए जिसके अनुकरण करके शिक्षक छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान ही ह्यूमन वैल्यूज के मूल्यों को उनके मन मस्तिष्क में स्थापित कर सकें? सर्वप्रथम विद्यालय ऐसे कौन से बिंदु हैं, यहाँ पर शब्द कंस्ट्रक्शन में कुछ, जिन पर अमल
करके या जिन पर ध्यान कर शिक्षक इन विचारों को सीधे छात्र के दिल दिमाग में स्थापित कर सकता है। और स्वयं शिक्षक में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिसमें छात्र अपने शिक्षकों को अपना रोल मॉडल मान सके। तो सबसे पहला गुण जैसा मैं कह सकता हूं कि खुली आंखें, इनफाइनाइट सेंसिटिविटी। पूरा ब्रह्मांड एक जीवंत शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं, यानी कि हमारी सेंसिटिविटी इनफाइनाइट होना चाहिए, पहला गुण होना चाहिए शिक्षक में या जो भी किसी को प्रभाव डालना चाहता है। और दूसरा सत्य, और सत्य के अलावा कुछ नहीं। और सत्य भी वैसा कि जो बार बार सत्य पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कितनी भी बार आप उसको ऑब्जर्व करिए तो वही नॉर्मल सिचुएशन क्यों कह रहे हो बाद में बताएं, वही आए रिजल्ट। तो सत्य और संवेदना अगर यह है टीचर में तो वो जरूर प्रभाव डालेगा बच्चे पे, इतना ज़्यादा प्रभाव डालेगा कि उसके कहने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके लिए टीचर को भी वह सब करना पड़ेगा, डायरियाँ लिखनी पड़ेगी, चीज़ों को आत्मसात करना पड़ेगा। और अब मनसा वाचा कर्मणा कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मनसा जो मन में आए, मस्तिष्क में आए, वाचा वचन में आए, और कर्मणा जो कर्म हो। मनसा वाचा कर्मणा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना है। जहाँ भी यह अंतर होगा वहाँ गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग अब बिंदुवार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव के बारे में हमने चर्चा किया, जिससे कि आप चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में समझ सकें। फिर कुछ प्रश्न जो बच्चों के हैं और आशुतोष जी ने एक बार बताए हैं, वो आगे लेते हैं, उनको प्रश्न लेते हुए चर्चा करते चलेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ शिक्षकों के प्रश्न हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। आप तब तक उन पर भी चाहें तो सोचते रहेंगे, फिर चर्चा उन प्रश्नों के बाद इन प्रश्नों पर भी करेंगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिलीफ के बारे में कहा जाता है कि यह समय के साथ बदलती रहती हैं, ऐसी स्थिति में विश्वास करना चाहिए या नहीं। हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इन्हें कैसे समझा जाए। वैल्यू एजुकेशन की सामाजिक मूल्यों की स्थापना में क्या भूमिका है, और सही समझ, संबंध और भौतिक सुविधाओं की मानव मूल्यों में क्या भूमिका है। सही समझ, संबंध और भौतिक सुविधाओं की मानव मूल्यों में क्या भूमिका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अब एक और ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद उस पर भी एक प्रश्न है आशुतोष जी का, वो भी मैं कहता हूँ और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज YouTube पे इतने ज़्यादा लोग और उनके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं कि सबको पढ़ पाना और आप लोगों को बता पाना मुश्किल है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। लेकिन मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है जिस तरह से लोगों की संख्या सामने आज आशातीत रूप से, अनएक्सपेक्टेड रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और बड़े पॉजिटिव कमेंट्स भी एक आध दिख रहे हैं। तो सूरज बड़ा है और तारे छोटे हैं, यह भी कभी सत्य माना जाता था। बाद में मालूम हुआ कि तारे सूरज से भी बड़े हैं, पर दूरी के कारण छोटे दिखाई देते हैं। फिर सत्य क्या बदल गया? ऐसी परिस्थितियां रोज के जीवन में नित्य देखने को मिलती हैं। हम सत्य को कैसे परिभाषित करें? सत्य की कसौटी पर विचारों को कैसे रखें और निष्कर्ष निकालें? बहुत बढ़िया प्रश्न है।
इस प्रश्न पर तालियां होनी चाहिए। सत्य परिवर्तनशील नहीं है, हमारा ज्ञान परिवर्तनशील है। जैसे ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन हो रहा है, सृष्टि का इवोल्यूशन हो रहा है, वैसे हमारे नॉलेज का भी इवोल्यूशन हो रहा है। उसका नहीं, हमको जैसे जैसे और इक्विपमेंट्स की वजह से, ऑब्जर्वेशंस की वजह से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हमारी नॉलेज बढ़ रही है। तो इसीलिए वह आज का सच कल के सच से अलग हो सकता है, लेकिन कल का सच निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वह नए एक्सपेरिमेंट्स, नई जानकारियों के आधार पर होगा। तो हमें कल के सच को स्वीकार करना है। अब जो ये बात है कि सूरज तारों से बड़ा दिखता है, सूरज तारों से बड़ा दिखता है, इसकी वजह से हम ये कहते थे कि सूरज बड़ा है तारों से, साहित्य में खूब लिखा जाता है। लेकिन सूरज तारों से बड़ा दिखता है और सूरज तारों से बड़ा है, ये दोनों सेंटेंसेस में बड़ा फर्क है। और अधिकतर परेशानियां वहां हो जाती हैं जहां लोग दो अलग अलग मीनिंग के सेंटेंसेस का एक अर्थ निकालने लगते हैं। हो सकता है जिनको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान ना हो, वह ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, वो अपने दृष्टि पर कि सूरज तारों से बड़ा दिखता है, इस मान के कहते हैं सूरज तारे से बड़ा है, कह सकते हैं। लेकिन सूरज तारों से बड़ा है जब वो कहते हैं, तो उसी अर्थ में कहते हैं कि सूरज तारों से बड़ा दिखता है। इवन बाकी तो अब तो साइंस ने सबके पिक्चर्स ले लिए, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बन गए, किसकी क्या साइज है किस तारे की यह कैलकुलेट हो गया, कितनी डिस्टेंस है यह कैलकुलेट हो गया, रोशनी कितने समय में वहां से और धरती तक आ रही है। बहुत सारे रिसर्चेस हो गए, बहुत सारी साइंस और कुछ नहीं है, सत्य की तलाश है, जो मैं बार बार कहता हूँ। तो अब तो हम वहां पहुंच गए हैं कि हम बता सकते हैं कि वो तारा सूरज से कितना बड़ा है और वगैरह वगैरह। तो जो लिखा जाता है उसकी मीनिंग कंप्लीट जो जो लिखा गया उसके आधार पर होना चाहिए। तो सूरज तारे से बड़ा दिखता है, यह सही है, लेकिन इसका मतलब ये आप ये नहीं कह सकते सूरज तारे से बड़ा है। सूरज तारे से बड़ा है अगर कोई ये कहे तो वो गलत कह रहा है, अगर पहले भी किसी ने कहा है तो वो गलत कहा है। और अब तो साइंटिफिकली बहुत कुछ कह दिया गया, तो आप जो आज कहा जा रहा है उसी को सत्य मानेंगे, वही सत्य है। अब रहा कि क्या वास्तव में पहले लोगों को नहीं पता था कि तारे सूरज से बड़े हैं? हमारे यहाँ खगोल शास्त्र में जिसमें कि ग्रह नक्षत्रों की गति गणना सबके आधार पर और सूर्य चंद्र सबके गति के आधार पर यह सब बताया जाता था कि अब सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, अब यह तारामंडल इस नक्षत्र में चला जाएगा। यह सब एक विशेष विज्ञान था और बिना इंस्ट्रूमेंट के जितना अपने ऑब्जर्वेशंस पर किया जा सकता था, अपने चिंतन के आधार पर, अपने ध्यान के आधार पर किया जा सकता था, उतना किया गया था। और वहां भी वो लोग भी मानते थे
ये तारे चूंकि दूर ज़्यादा हैं इसलिए दिखते छोटे हैं, लेकिन सूरज से बड़े हैं। तो जो नहीं जानता उसको अब और अच्छी तरह से मॉडर्न साइंस ने दिखा दिया, क्योंकि अब चित्र बना बना करके दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट साइज बता करके बता रहे हैं, लेकिन पहले भी मालूम रहा होगा नहीं था। लेकिन वही आपको सेंटेंसेस पे ध्यान देना है कि सूरज तारों से बड़ा दिखता है और सूरज तारे से बड़ा है, इन दोनों में बड़ा अंतर है, आपको ये समझना होगा। और जब मैं कहता हूं कि अपनी आंखों को खुला रखिए, तो अपनी आंखों को खुला रखने का मतलब, इसीलिए मैं कभी कभी एक प्रिकॉशन भी लगाता हूं कि अपनी आंखों को खुला रखिए और अनवरत देखिए। आप ये देखेंगे और उस आधार पर फिर जज करिए। आप अपनी आंखों को तो खुला रखिए, देखिए ही, लेकिन आंखें क्या कर रही ये भी देखिए। ये भी आंख मूंद करके मत मान लीजिए। आप अगर अपनी आंखों को देखेंगे, अपनी आंखों की हरकतों को देखेंगे, तो ये देखेंगे कि ये दूर की चीज को छोटा दिखाता है। इसीलिए सूरज चंद्रमा से कितना गुना बड़ा है, लेकिन लगभग बराबर दिखता है। तो आप अपनी आंखों की क्षमता, अपनी आंखों के प्रोसीजर्स, आप अपनी आंखों की हरकतों पर भी ध्यान रखिए और तब उसी हिसाब से सोचिए। आपको अपनी आंखों के जो इनपुट आ रहे हैं उसको भी सत्य के आधार पर देखना है। तो आपकी आंखें इनपुट दे रही हैं कि तारे छोटे हैं आप और सूरज बड़ा है, लेकिन आपके आंखें ये भी इनपुट दे रहे हैं कि दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं। आपकी आंखें ये भी बताती हैं कि वो तारे दूर हैं, क्योंकि वो धरती और सूरज की गति और उसकी गति के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तारे बहुत दूर हैं, उनमें बहुत हल्का हल्का परिवर्तन हो रहा है। इन सब चीजों को जब एक साथ देखेंगे समग्रता में, तो आपको पता चलेगा कि तारे तो बहुत बड़े हैं। तो अपने आंखों को से तो देखिए ही, अप दीपो भव, लेकिन अपने आंखों को भी देखिए और उनकी हरकतों को भी, उनकी क्वालिटीज को भी, उनकी क्षमताओं को भी, उनकी सीमितताओं को भी, वो भी देखिए। कोई भी चीज जो दूर होती है वो छोटी दिखती है, उस प्रोपोर्शन को भी याद रखिए। ऐसे नहीं कि एब्सोल्यूट बस एक बार देखा और सब कुछ। इंटरप्रिटेशन, एनालाइज, इसी के लिए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, वो चिंतन, वो ध्यान, वो इसीलिए वो 5वां जो लेवल है उसमें यही सब तो करने की जरूरत है। आपकी इंद्रियां जो बता रही हैं उनको भी एज सच मत एक्सेप्ट करिए। सारी इंद्रियों की और मन की सबकी हार्मोनी रखिए, सबके सामंजस्य से चीजों को समझिए, ये बहुत जरूरी है। तो और एक दिन मैंने भावगंगा में एक गजल भी सुनाई थी कि सच्चाई को अलग अलग कोणों से देखा, या धरती को या एग्जिस्टेंस को अलग अलग कोणों से देखा और फिर सारे कोणों को मिलाकर उसको संपूर्ण या पूर्ण सत्य या सुंदर बना लिए। तो पूर्ण सत्य जानने के लिए हर एंगल से देखना होता है, और हर इंद्रिय, हर चाहे ज्ञानेंद्रिय हों, कर्मेंद्रिय हों, शरीर की इंद्रियां हों, सबके ऑब्जर्वेशंस को जोड़िए सबके माध्यम से, और अब तक जो भी आपके ज्ञानेंद्रिय में आया इनपुट, उन सब को सब एंगल से जोड़ करके संपूर्णता में चीजों को समझने की जरूरत है। तो सूरज बड़ा है, तारे छोटे हैं, यह भी कभी सत्य माना जाता था। बाद में मालूम पड़ा कि तारे सूरज से भी बड़े हैं और दूरी के कारण छोटे दिखाई पड़ते हैं, तो सत्य बदल गया। सत्य नहीं बदला, सत्य तो वही है, आपकी जानकारी बदल गई। जिनको जानकारी नहीं थी, जिनको थी पहले भी, जिनको जानकारी थी कि तारे बड़े हैं, उनकी जानकारी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ऋषि मुनि तमाम थे जिन्होंने खगोल शास्त्र का और ग्रेविटी का, सारी चीज़ों का, जिसके हमारे यहाँ के पंचांग क्या क्या बता देते हैं, जो मॉडर्न सारे जो इक्विपमेंट्स भी बताते हैं, जो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप और वो सब बताते हैं, वो भी सब हमारे
प्राचीन काल के वो ऋषियों की जानकारी में थे। हाँ, उससे तमाम नई चीज़ें भी पता चल रही हैं, वो ठीक है, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें नए नए इक्विपमेंट्स के आधार पर पता चल रही हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सत्य बदल गया, सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य हमेशा यूनिवर्सल और सत्य सत्य ही रहता, अटल है। हमारी जानकारी बदल रही है। कुछ लोगों जिनको पता था कि सूरज बड़ा है तारों से, अपनी आंखों पर एक जो दिखा वही मान लिया, और वो एनालिसिस या वो ज्ञान नहीं हुआ कि दूरी के वजह से उस चीज़ को ध्यान नहीं देखा या उस फैक्टर का ध्यान नहीं रखा। वो कह देंगे कि पहले तो सूरज बड़ा था, अब कहने लगे तारा बड़ा है। तो सत्य नहीं बदला है, केवल उनकी जानकारी में वह फैक्ट आ गया जो पहले उन्हें नहीं पता था, उनका ज्ञान बढ़ गया है, सत्य नहीं बदला है। फिर सत्य बदल गया, यह कहना उचित नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां रोज के जीवन में नित्य प्रति देखने को मिलती हैं कि हम सत्य को कैसे परिभाषित करें। सत्य को परिभाषित वही करना जो है, वही सत्य है। एग्जिस्टेंस, जो संपूर्ण सृष्टि है, वही सत्य है। इसके लिए मैं एक प्रयोग करने को कहता हूं ध्यान में, और आप लोग भी कर सकते हैं, कि ये पूरा जो कॉस्मस है, पूरी एग्जिस्टेंस है, जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, यह सब एक वन लिविंग वाइब्रेंट बॉडी, एक जीवंत विराट शरीर है, और हम सब उसके जीवंत अंग हैं। अब इस शरीर में क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए, संपूर्णता में समझने के लिए, आप भूल जाइए कि आपके शरीर के इन अलग अलग अंगों का क्या नाम है। उनका नाम जो भी उंगली है, आँख है, कान, आँख है, सब भूल जाइए, वो आपने नाम दिए हैं। शरीर जब पैदा हुआ था तो कोई टैग लग करके नहीं आया था कि आँख है या नाक है। ये एक शरीर आया था धरती पर, आपने उसमें नाम दे दिए हैं। इन नामों को भूल जाइए। इस सृष्टि में जितने नाम हैं वो किसी न किसी दिए हुए हैं। इस धरती पर जितने नाम हैं, ये देश कह दिया आपने, इंडिया कह दिया, पाकिस्तान कह दिया, ये फूड कह दिया, और ये रिवर कह दिया, ये पानी कह दिया, या हवा कह दिया, ये सब आपने नाम दे दिए हैं। अन्यथा ये सब जब एग्जिस्टेंस में आए तो एज सच हैं, इनका कुछ नाम नहीं है। फिर नाम के बाद आपने काम चलाने के लिए सर्वनाम, प्रोनाउंस, नाउन के बाद प्रोनाउंस कह दिए। अगर आप उंगली का नाम नहीं लेना चाहते, कह दिए यह उंगली, यह उंगली की जगह पे आपने यह इस्तेमाल कर लिया, तो प्रोनाउंस नाउन के सब्स्टिट्यूट है। तो थोड़ी देर के मान लीजिए कि आपकी वोकैबुलरी से आपने स्विच दबा करके सारे नाउन्स गायब कर दिए। फिर वोकैबुलरी से आपने स्विच दबा करके सारे प्रोनाउंस गायब कर दिए। अब क्या बचा? क्रियाएं बची, विशेषण बचे, और क्रिया विशेषण बचे। विशेषण ये अच्छा है या बुरा है या ये है या वो है, आप इसको भी हटाइए। सारे विशेषण, या उंगली बड़ी है, छोटी है, ये है, वो है, जितने विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एक स्विच दबाया आपने और अपने दिमाग से कहा कि सारे विशेषणों को भी दूर कर दो आप। उसके बाद क्रिया विशेषणों को भी हटा दीजिए कि ये तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, या जो क्रियाएं हो रही हैं उस पर जो कमेंट्स हैं उस पर भी हटा दो। अब आपकी वोकैबुलरी में क्या बचा? न क्रिया है तो कोई विभाजन नहीं है, सर्वनाम नहीं है तो कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं तो कोई विभाजन नहीं है, सब एक में मिली जुली है, सब एक, सबका एक ही, बिना नाम का कोई एक एग्जिस्टेंस पूरे ब्रह्मांड में है। धरती भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि धरती भी नाम खत्म हो गया, अब उस यूनिवर्स का एक है। और जब ये सब हट गए तब केवल और केवल क्रियाएं बची, केवल और केवल क्रियाएं बची, और कुछ नहीं बचा आपके दिमाग में या आपके परसेप्शन में या आपके अंडरस्टैंडिंग में। वह जो विराट एक्टिविटीज हो रही हैं, लीला, उसको लीला भी कह सकते हैं, वो जो लीला हो रही है वही सत्य है, वह सत्य है। बाकी सब हमने जोड़ा है उसमें।
जो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस में जो कुछ हो रहा है वह सत्य है, और उसी की तलाश, उसी की खोज, उसी की समझ की जरूरत है। और वह समझ में सबसे पहली समझ ये आती है कि पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं, जुड़े हुए, फुल ऑफ सेंसिटिविटी एंड कनेक्टिविटी, इनफाइनाइट सेंसिटिविटी, इनफाइनाइट कनेक्टिविटी। उस कनेक्टिविटी का एहसास जब आप करने लगेंगे तो ह्यूमन वैल्यूज अपने आप प्रकट होने लगेंगे। फिर आपको सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हाथ को, चूंकि ये सेंसिटिवली कनेक्टेड है इस शरीर से, कभी इसको सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता कि शरीर के साथ कैसा व्यवहार करो। चूंकि ये शरीर के दर्द को अपना दर्द समझता है, इसलिए जहां कहीं कुछ होता है तुरंत ऑटोमेटिक सोचेंगे और बाद में ये काम पहले कर लेगा। वह कनेक्टिविटी जब आपके हो जाएगी तो ह्यूमन वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे। तो चाहे शिक्षा में, चाहे ध्यान में, चाहे जो, वह इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेंसिटिविटी एंड कनेक्टिविटी का एहसास फर्स्ट लेसन होना चाहिए, द फर्स्ट लेसन। तो ट्रुथ वही है। और बाकी जब उसमें संज्ञा डाल देते हैं, सर्वनाम डाल देते हैं, विशेषण डाल देते हैं, क्रिया विशेषण डाल देते हैं, तो अपने अपने एंगल्स आ जाते हैं। कोई कहता है बहुत अच्छा, कोई कहता है बहुत खराब। लेकिन जब आपको विशेषण नहीं पता तो केवल क्रिया पता है और क्रिया हो रही, बस उसमें किसी कमेंट की जरूरत नहीं है फिर। तो इसलिए, लेकिन वह एक ही क्रिया जो पूरी संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं वो को एग्जिस्टेंस में सब कुछ एक दूसरे के हार्मोनी में हो रही हैं। हार्मोनी सबसे बड़ा गुण है, जिसे सेंसिटिविटी कह लीजिए, जिसे बैलेंस कह लीजिए, जिसे यूनिवर्सल कनेक्टिविटी कह लीजिए, सब बस वही हार्मोनियस, बस वही है। तो इसलिए ये मैंने सत्य के लिए कहा कि सत्य समझने के लिए फिर वह अभ्यास, वह ध्यान करना पड़ेगा और उसकी तलाश जारी है। जितने चाहे वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा या अन्यथा लोगों के सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, डीप अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, यह ऋषियों मुनियों ने, या जब से ह्यूमन रेस आई है, यह प्रयास जारी है। तो सत्य नहीं बदलता, हमारा ज्ञान बदलता है, जानकारी बदलती है सत्य के बारे में। ऐसी परिस्थितियां रोज के जीवन में नित्य पर देखने को मिलती हैं, सही है। हाँ, तो हम सत्य को कैसे परिभाषित करें? सत्य को परिभाषित करने का एक सरल सा अभ्यास मैंने आपको बताया। सत्य की कसौटी पर विचारों को कैसे रखें और कैसे निष्कर्ष निकालें, तो इस पर तो चर्चा हो गई। अब थोथे और सच्चे विचारों में विभेद कैसे किया जा सकता है? जो सत्य नहीं है वो थोथा है, और सत्य वही है जो एब्सोल्यूट है, और जो रिपीटेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, हर एंगल से सबके लिए यूनिवर्सल, वो एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। कुछ चीजें जैसे टेम्परेचर बदलता है, तो टेम्परेचर का बदलना सत्य है, फिर टेम्परेचर इटसेल्फ सत्य नहीं है, वो बदलना ही सत्य है। बदलाव भी सत्य हो सकता है। तो थोथे और सच्चे विचारों में विभेद कैसे करें? सुनी सुनाई बात मान लेना और फिर अपनी आंखों पर, और जैसा मैंने कहा अपनी आंखों की सीमाओं और शक्तियों के अनुसार, जैसे छोटे और बड़े का उदाहरण के साथ, जब आप एकदम जो है उसको, एग्जिस्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं और जान जाते हैं, तो वही सत्य है। और सुनी सुनाई बात, और सबसे ज़्यादा अंधविश्वास पैदा होते हैं, मैंने बताया था एक दिन आप लोगों को, कंडीशनिंग से। जब दो घटनाएं साथ साथ होती हैं तो हमें भ्रम हो जाता है कि उनके बीच में कोई संबंध है, जबकि वो संबंध नहीं होता है। जैसे पेवलॉव ने साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट किया कि कुत्ते को रोटी दिया और खाना दिया, रोटी खाना दिया और घंटी बजाया। रोटी या खाना दिया तो उसके मुंह में सलाइवा आया, खाना देख करके सलाइवा आता है,
और घंटी भी साथ में बजाए। तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा आना और घंटी का बजना चूंकि साथ साथ होता रहा, तो बाद में ये इन दोनों के बीच में एक सहसंबंध स्थापित हो गया, कंडीशनिंग हो गई, जिसकी वजह से अगर केवल घंटी बजाई गई, उसे खाना नहीं जिस दिन दिया गया, उस दिन भी उसके मुंह में सलाइवा आ गया। ये बात दूसरी है कि अगर 5-6 दिन तक फिर खाना नहीं दिया गया और घंटी बजाई जाए गई, तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है सलाइवा खाना, लेकिन पहले दिन दूसरे दिन काफ़ी लगभग पहले के बराबर ही आता था जब खाना दिया गया। तो इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं अनकनेक्टेड, लेकिन अगर साथ साथ 2-3 बार हो गई तो हमारे मन में एक साथ संबंध आ जाता है कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो हम ये ज़्यादातर अंधविश्वास इसी कंडीशनिंग से पैदा होते हैं। जैसे किसी के घर में मान लीजिए एक ही महीने में या एक ही दिन कई डेथ्स हो गई, अलग अलग सालों में अलग अलग समय पे 3 डेथ्स किसी के यहाँ मंडे को हो गई, तो अब मंडे अशुभ हो गया। मंडे और वो दुर्घटना दोनों का सह संबंध बना लिया, जबकि कोई संबंध होता ही नहीं है, हर एक का अलग इंडिपेंडेंट टाइम है, ये दिन से उसका संबंध हो ही नहीं सकता, लेकिन बना लिया। तो फिर अब मंडे जो है मान हो गई है और क्या क्या हो जाता है। इसी तरह से घटना अच्छी हो गई तो फिर अब वो कि मंडे बहुत शुभ है, जबकि हर समय ईश्वर का बनाया हुआ है और बराबर शुभ है। और अगर मान लीजिए कि सप्ताह 7 दिन का नहीं होता, 5 दिन का होता, तब यही घटनाएं हर बार मंडे को नहीं होती। अगर सैटरडे संडे नहीं होता और मंडे के बाद फ्राइडे के बाद फिर मंडे आ जाता, तो फिर मंडे नहीं आता, तब क्या होता? तब तो अलग अलग दिनों में यही घटनाएं होती। तो ये शुभ अशुभ का जो कंडीशनिंग हो गई, ये कैसे होती? तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हो गई हैं कि इनसे उबरना होगा। हम हर क्षण को ईश्वरीय समय, अगर आप वही सत्य को जानेंगे, तो जब आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तो शुभ अशुभ यह सब भी आप उससे ऊपर उठ जाएंगे, सब ईश्वरीय समय है। और उस समय तब आप कहेंगे तो ह्यूमन वैल्यूज ही कैसे बचेंगे? उस कनेक्टिविटी की, वो सार्वभौमिक जुड़ाव की भावना रहे, तो वही वो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, वही ह्यूमन वैल्यूज है, और उसी से बाकी चीज़ें फ्लो करेंगी। वह जुड़ाव कभी नहीं भूलना है। वो जो, तो चाहे उसे ईश्वरीय जुड़ाव कह लीजिए, चाहे यूनिवर्सल कनेक्टिविटी कह लीजिए, चाहे दिव्यता कह लीजिए, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें कर लीजिए। तो इस तरह से थोथे और सच्चे विचारों में भेद किया जा सकता है आसानी से, कि क्या अंधविश्वास है, क्या सच्चाई से परे है, क्या इस तरह की कंडीशनिंग की वजह से, सहसंबंधों की वजह से पैदा हो गई हैं। इस पर आप खुद जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, और इस तरह जैसे मैंने कहा डायरी या कोई नोटबुक में आप लिखना शुरू करेंगे, तो ये सब चीज़ें और आपके सामने स्पष्ट होती जाएंगी। आशुतोष जी ने कहा था, जब उन्होंने प्रश्न भेजे थे, कि जो मैंने लिखा है, इसका जो मेरा नोट है, इसी को पढ़ते पढ़ते शायद आपका 1 घंटा बीत जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा सारे प्रश्नों के उत्तर भी 1 घंटे में दे दूं। 58 मिनट हो गए हैं, 59 मिनट। अभी मैंने केवल उनका नोट पढ़ा है, प्रश्न पर अभी हम आए नहीं, अभी पहला प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि फिर प्रश्न वाली चर्चा एक दिन और बढ़ाई जाए, एक दिन और चर्चा कर लिया जाए। लेकिन आज आपके कुछ प्रश्न पर चर्चा करके कम से कम 15-20 मिनट और हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लिंकन के शिक्षक द्वारा पत्र के अनुरूप उनके बेटे के लिए प्रभावी कदम कैसे उठाए गए होंगे? अब ये प्रश्न कैसे उठाए गए होंगे, ये तो मैं भी उसी तरह से बता सकता हूं जितना आप बता सकते हैं। वो कदम जरूरी थे,
वह बच्चे को भी बताया होगा कि देखो ये पत्र मैंने तुम्हारे टीचर को लिखा है, टीचर ने जो भी उचित समझा होगा किया होगा, लेकिन हम लोगों को उस पत्र के आधार पे जो भी उचित हमारे समझ में आ जाए, हम मतलब आप टीचर सभी लोग वह करना है, और उसको कहीं ना कहीं गहराई से बच्चों को तो समझाना ही, अपने चरित्र में भी उतारना है। जो भी अच्छी चीज है, जब मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम किसी को मन से समझा रहे हैं, वचन से समझा रहे हैं, तो अपने अंदर भी तो कहीं ना कहीं उसको रखना होता है। हर टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो कहीं ना कहीं उसको आत्मसात करना होता है, और खास करके जब वो ह्यूमन वैल्यूज या इस तरह की चीजें पढ़ाता है, उसमें अपने आप परिवर्तन होता है। तो ये पहले प्रश्न पर बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसमें यही कहा जा सकता है जो अभी मैंने कहा, और इसमें और विस्तार से हम लोग अभी क्या कह सकते हैं कि इसकी अगर कोई स्टडी हुई होगी, मुझे कभी पता चलेगा कि उस लेटर का उस टीचर ने जिन बच्चों को पढ़ाया उस पर कैसे क्या किया, कभी अगर मुझे पता चला तो मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोगों के लिए इतना जानना काफ़ी है। जैसा बाद में खुद आशुतोष जी ने लिखा कि आज तो वह लेटर है और बच्चे हैं और हम हैं, तो उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा असर उन पर हो, हम पर हो, इसके लिए कोशिश, और इसी के लिए मैं डायरी राइटिंग को बार बार एम्फेसाइज करता हूँ ताकि वो आत्मसात हो, हमारे जीवन में उतरे। जीत कितनी तरह की हो सकती है? हम हारने वाले को भी जीत में शामिल कैसे कर सकते हैं? जीत कितने तरह की हो सकती है, और हम हारने वाले को कैसे उसमें शामिल कर सकते हैं। जीत कितने तरह की हो सकती है? एक तो इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, एक जहां दो टीमों के बीच में होता है, उस प्रतिस्पर्धा के बीच होता है, जैसे इवन लड़ाइयाँ, ये भी दो, चाहे व्यक्तियों के बीच में हो, देशों के बीच में हो, जहाँ भी हो, तो वहाँ पे दो एंटिटीज़ के बीच में होगा। खेलों में हो तो भी दो एंटिटीज़ के बीच में होगा। लेकिन जैसे उदाहरण दिया था कि कोई इंडिविजुअल एक्सीलेंस का है, जैसे कि एवरेस्ट चढ़ना या समुद्र को तैर के पार करना, तो यह अलग अलग तरह की जीत हो सकती है। तो जीत कितने तरह की हो सकती है, ये अलग अलग उसके डायमेंशंस हो सकते हैं। और हारने वाले को जीत में कैसे शामिल करें, इस पर चर्चा तो हम लोग उस शुरुआत में कर चुके हैं। हारने वाले को जीत के जश्न में कैसे शामिल कर सकते हैं? पहली बात तो जश्न शब्द उस रूप में मत मनाइए कि जहां धरती में पॉल्यूशन फैले या वो। जीत की खुशी मनाइए, लेकिन जीत की खुशी ऐसे मनाइए कि अगर कोई समस्या हुई है या पहले हम बार बार हारे हैं और अब जीते हैं, तो जिन वजहों से हम हारे हैं बार बार, वह खत्म पूरी तरह कर दिया कि नहीं। ऐसा तो नहीं भविष्य के किसी फिर युद्ध में हम हार जाएं। वह इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, वह सावधानी जरूरी है। इस पर मैं अभी धरती जानती है कविता, एक स्वतंत्रता की यात्रा कविता के कुछ अंश जरूर सुनाऊंगा कि केवल जीत मनाना, केवल खुशी मनाना, जश्न मनाना जरूरी नहीं है। तो जीत कितनी तरह की हो सकती है, हम हारने वाले को जीत में कैसे शामिल कर सकते हैं? खेल हुआ या कोई दो टीमें हैं, सोशल वर्क का ही उसमें प्रतिस्पर्धा है, या सिंगिंग की प्रतिस्पर्धा है, या जो भी है, जिस जिस टैलेंट्स की प्रतिस्पर्धा है, उसमें जो पीछे रह गया है उसके साथ हम खुशी मना सकते हैं। तो उसको अपने जीत की
खुशी में शामिल कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, बल्कि वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि प्रतिस्पर्धा का आनंद ही तभी आया कि जब सबने अगर अकेला गा करके और फर्स्ट प्राइज लिया होता, या अकेला अपने एक्सेलेंस को दिखा करके फर्स्ट प्राइज लिया होता, या अकेला ही एकदम खराब टीम से खेल करके जो किसको पहली बार उसने उस खेल में उतरा है और जीत लिया होता, तो वो आनंद नहीं आता। आनंद उस प्रतिस्पर्धा की वजह से आया है। तो प्रतिस्पर्धा में वो भी शामिल है, उसकी वजह से आपको आनंद आया है, इसलिए उस खुशी में भी उसको शामिल करिए। प्रतिस्पर्धा खत्म हुई और आप लोग अलग अलग हो गए, उस क्षण वही उस क्षण अनकनेक्टेड नहीं, उसके बाद भी आप उससे जुड़े रहें, अपनी खुशी में भी उसे जोड़े रखें, और बल्कि उसको भी भले ही हारा है या सेकंड आया या थर्ड आया है, वह भी जीता है। वो दोनों की जीत हुई, क्योंकि खेल की जीत हुई है या उस प्रतिस्पर्धा की जीत हुई, उस कंपटीशन की जीत हुई है। उस भावना से रहें। वही है ना, न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ, समय के कंटिन्यूम में हूँ। तो उस मोमेंट पे जब खेल खत्म हुआ या वो प्रतिस्पर्धा खत्म हुई या इवेंट खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि विभाजन हो गया, उसके बाद फिर एक हो गए, एक ही हैं। तो इसलिए उसको अपने जीत में शामिल करना है। और हार से क्या सीखना है, यह तो सब जानते हैं कि क्या कमियां रह गई, हमारे व्यक्तिगत प्रयासों में क्या कमियां रह गई, या और कई डायमेंशन से आप सोचिए, प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई, कुछ और नई चीज़ें सीखने को रह गई, और अच्छे किसी गुरु की आपको ज़रूरत है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो आप अलग अलग डायमेंशंस में सोच सकते हैं। मतलब मानसिक रूप से क्या तैयारियां कम रह गई, शारीरिक रूप से और इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में क्या कमियां रह गई, समय का बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। तो वह सीखने की बात है। और हार से अब्राहम लिंकन ने कहा कि लर्न टू लूज, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो लर्न टू लूज कहा है कि सही बात के लिए 1000 बार हारने को तैयार रहना चाहिए। हारने में कोई शर्म नहीं होती है, यह तैयार रहना चाहिए। अगर हम हारने में शर्माने लगे तो हम कभी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लर्न टू लूज में यह है कि हारने में कोई शर्म नहीं है। अगर आप सही मुद्दे के लिए हार रहे हैं तो इसमें शर्म की क्या बात है। लर्न टू लूज में यह भी है, सही मुद्दे के लिए, सही गेम में या सही जगह। अब्राहम लिंकन तो जिंदगी भर हारते रहे और सही मुद्दों के लिए हारते रहे और अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो यह चीज़ें हार और जीत के संदर्भ में ज़रूरी हैं। हमारे ख्याल से बाकी प्रश्नों पर चर्चा हम लोग अगले अंक में करेंगे। वो कविता जो स्वतंत्रता की यात्रा है, उसके कुछ अंश आपको ज़रूर सुनाएंगे कि जश्न ही क्या मनाना ज़रूरी है और जश्न के से ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। वह स्वतंत्रता की यात्रा। केवल 2-3 पैराग्राफ सुनाते हैं और उसके बाद हारना, सही मुद्दों के लिए हारना ज़रूरी है, इस पर मेरी, जिसके नाम पर यह टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, अब्दुल कलाम साहब से मेरी जो अंतरंग बातचीत हुई है वो भी 2-4 मिनट में आपके सामने रखेंगे। लर्न टू लूज। वर्तमान स्वतंत्रता की यात्रा का एक शुरुआती पैराग्राफ, फिर एक मुद्दे का पैराग्राफ। वर्तमान तो अनंत है, फूटेगा कोई अंकुर उसी से, और उसी अंकुर में खिलेगा सभी की स्वतंत्रता का पुष्प, सभी के आनंद का पुष्प, सभी के ह्यूमन वैल्यूज का पुष्प। वर्तमान तो अनंत है, एक क्षण में परिवर्तन हो सकता है धरती पर। ऐसी अगर वो उसका उस चीज़ का होने का समय आ जाएगा और अगर सबकी सोच उस तरफ हो जाएगी, सब उसकी आवश्यकता महसूस करने लगेंगे, सबका कॉन्शियसनेस उधर चला जाएगा,
तो बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है। इस पर एक कहानी भी है, वो फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ है और मिरेकल्स के साथ है, वो भी किसी दिन सुनाएंगे, वो भी ज़रूरी है। वर्तमान तो अनंत है, फूटेगा कोई अंकुर इसी से, और उसी अंकुर में खिलेगा सभी की स्वतंत्रता का, सभी के खुशहाली का और सभी के ह्यूमन वैल्यूज़ का पुष्प। आवाहन है सबका कि तत्पर हों आत्मसात करने के लिए असली स्वतंत्रता, असली ह्यूमन वैल्यूज़, असली खुशी और उसके संघर्ष का अर्थ, या उसके लिए काम करने का अर्थ। और बदलें समाज का चेहरा, बदलें परिभाषा कविता की। कविता मतलब यहाँ उसको विराट अर्थों में लीजिए, जो शिक्षा है, इवन ह्यूमन, जो लेटर अब्राहम लिंकन का है वो भी एक कविता है। लिटरेचर का, एजुकेशन का, सबका स्वरूप बदलना होगा, और वह विराट कनेक्टिविटी के साथ, धरती से जुड़ाव, सृष्टि से जुड़ाव के साथ, वह एम्पैथी, वह सेंसिटिविटी के साथ वह लाना होगा। अब हमें 1947 में आज़ादी से अधिक आज़ादी का भ्रम मिला। हमें 1947 में आज़ादी से अधिक आज़ादी का भ्रम मिला। हमने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। वह समय तो आत्मचिंतन का था। उत्सव, जश्न, हमने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। वह समय तो आत्मचिंतन का था, इंट्रोस्पेक्शन। पूरे देश को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था, पूरे देश को आत्मावलोकन, पूरे देश को सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना चाहिए था कि हम होते हैं क्यों बार बार गुलाम। क्यों हमारा देश, बाहर से कोई भी शक्ति आती है और हमको तोड़कर, रौंद कर या गुलाम बनाकर चली जाती है। हमारा जो 1000 साल से ज़्यादा का इतिहास रहा है, क्यों हम होते हैं बार बार गुलाम। आज़ाद तो हमें 1947 में आज़ादी से अधिक आज़ादी का भ्रम मिला और हम भटक गए। हमने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। वह समय तो आत्मचिंतन का था, वह समय तो आत्मचिंतन का था। हमें गंभीर होकर सोचना चाहिए था कि हम क्यों होते हैं बार बार गुलाम। क्यों कोई भी बाहरी लहर आती है और हमको रौंद कर या हिला कर या गुलाम बनाकर चली जाती है, अपने नियंत्रण में लेकर चली जाती है। और आजकल अब फाइनेंशियल नियंत्रण चलने लगा है। पहले तो फिजिकल नियंत्रण होता था, आजकल फाइनेंशियल कंट्रोल ज़्यादा चल रहे हैं, उसके माध्यम से नियंत्रण करने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्यों कोई भी बाहरी लहर आती है और हमको रौंद कर या हिलाकर चली जाती है। क्यों बार बार उठ खड़ा होता है विश्वास का संकट। हमने कभी क्यों नहीं किया विचार कि हम बार बार परास्त क्यों हुए, बार बार क्यों हारे, क्यों गुलाम बने। क्या परास्त होना ही हमारी नियति बन गई है। क्या यह सच है कि पिछले 1000 साल में या 1500 साल में आक्रांताओं ने फूट डाला और राज्य किया। क्या कोई जो बाहर से आता है वो पहले फूट डालता है फिर हमको हराता है। या सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि हम खुद फूटे फूटे रहते हैं, हम खुद डिवाइडेड रहते हैं, जातियों में, धर्मों में, असत्यों में, एक दूसरे के प्रति नफरत में, हिंसा में, वैर में। गांव में आप देखिए, सबसे ज्यादा लड़ाइयां किसके बीच में होती हैं। अलग अलग जातियों के बीच में नहीं होती हैं, अलग अलग धर्मों के बीच में नहीं होती हैं, पटीदारों के बीच में होती हैं। लोभ की वजह से सबसे ज्यादा लड़ाइयां पटीदारों के बीच में होती हैं, मर्डर तक हो जाते हैं। उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया। तो आक्रांताओं ने फूट डाला और जातियों के आधार पर फूट रही ही है। तो कोई भी बाहर से आता है, हमारे इस फूट का इस्तेमाल करते हुए हम पर नियंत्रण कर लेता है। तो क्या यह सच है कि आक्रांताओं ने फूट डाला और राज्य किया। या सच्चाई का एक पहलू यह भी है कि हम खुद फूटे हुए थे, या हम यूं ही फूटे फूटे रहते हैं, इसलिए कोई भी आकर हम पर राज्य कर सकता है या नियंत्रण कर सकता है। इस फूट को खत्म करने के लिए अब तक हमने किया ही है क्या। हमने कौन से ह्यूमन वैल्यूज हमने एस्टेब्लिश किए हैं, ये फूटें खत्म हो गई या हो जाएंगी।
और ये केवल बच्चों का विषय नहीं है, पूरे देश का सबसे बड़ा विषय है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भले ही सिलेबस के माध्यम से। वह जुड़ाव, वह न्याय, वह प्यार, वह संवेदना, सबके सुख दुख को अपना समझना, वह भावना आनी ही आनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में ज़्यादा है लेकिन बाकी देशों में भी है, तो हर जगह इसको ख़त्म होना है। हर पूरी दुनिया में इन बातों को जाना है और इस लाइफ स्टाइल को आना है। तो क्या यह सच है कि आक्रांताओं ने फूट डाला और राज्य किया? उनके यहाँ कम फूटें थी इसलिए वो हम पर राज्य कर गए। अगर हम में फूटें खत्म हो जाएंगी तो अब हम राज्य करने की, जब हम खुद सुख से रहने लगेंगे और लोकतंत्र है, तो अब दूसरों के लिए रोल मॉडल थोड़े समय के लिए बन जाएंगे कि हमारे जैसा वो भी रहें। लेकिन रोल मॉडल भी अंत में उन्हें खुद ही बनना पड़ेगा। सबको अपने अपने रोल मॉडल्स खुद बनने पड़ेंगे। यही मतलब आज दुनिया दो चीज़ों के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, आयुर्वेद और जॉइंट फैमिली सिस्टम। इतने लोग एक साथ परिवार में कैसे रहते हैं, इसके लिए हम आदर्श भी हैं। लेकिन फिर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम अब डिजेनरेट होकर के वो भी वही न्यूक्लियस फैमिली की तरफ जा रहा है, और गांव में जो उस बड़े जॉइंट फैमिली में आपस में इतनी लड़ाइयाँ और झगड़े। तो ये अब हमको कहीं ना कहीं इसको सेंसिटिविटी के साथ इन्वेंट या री इवॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या यह सच है कि आक्रांताओं ने फूट डाला और राज्य किया? या सच्चाई का एक पहलू यह भी संभव है कि हम खुद फूटे हुए थे, या हम यूं ही फूटे फूटे ही रहते हैं, इसलिए कोई भी हम पर राज्य कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है। राज्य की जगह पे कंट्रोल शब्द ज़्यादा उचित है। इस फूट को खत्म करने के लिए अब तक किया ही क्या है हमने? सम्यक शिक्षा की कोई व्यवस्था की है हमने? हमें खुशी है कि यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कम से कम कहने के लिए ये ह्यूमन वैल्यूज़ का एक आया तो चैप्टर, सम्यक शिक्षा की कहीं शुरुआत तो हुई। इस फूट को ख़त्म करने के लिए अब तक किया ही क्या है हमने? सम्यक शिक्षा की, ये मैं 1947 में लिख रहा हूँ, सम्यक शिक्षा की कोई व्यवस्था की है हमने? मात्र खुशियाँ मनाने से, उत्सव सजाने से हम बहुत ज़्यादा उत्सव मनाने लगते हैं, तुरंत फूटें तो नहीं खत्म हुआ करती। उत्सव मनाने से और जश्न मनाने से फूटें नहीं खत्म हुआ करती, मिलजुल करके काम करना होता है। लो आ गई आज़ादी की 50वीं सालगिरह। 1947 में आज़ाद हुए, 97 में 50वीं सालगिरह जब मनाई जा रही थी और पूरे देश में बेतहाशा मनाई जा रही थी, और चांस की बात है मुझे मौका मिला उस दिन बापू की कुटिया में बैठने का भी, वर्धा में 15 अगस्त 97 को, और जगमगाती दिल्ली को भी देखने का मौका मिला। यह अकस्मात ईश्वरीय विधान की वजह से, नहीं तो मेरा कोई प्लान नहीं था। लो आ गई आज़ादी की 50वीं सालगिरह, 15 अगस्त 1997। लोगों ने मनाई अथाह खुशियाँ। अलग अलग राजधानियों में खूब खुशियाँ मनाई गईं। जब मेरी फ्लाइट नागपुर से और दिल्ली आ रही थी शाम को, और सुबह मैं गांधी जी की कुटिया में वर्धा में और सेवाग्राम में था, और पौनार आश्रम में, फिर बिनवा के आश्रम में भी रहा। तो सुबह वहाँ की वीरानी भी देखी, और शाम को तो जब फ्लाइट भोपाल से और रास्ते में जिन टाउन से, बड़े टाउन से गुजर रही थी, और वो एयर होस्टेस जोर जोर बता रही थी कि देखिए कितना सजा हुआ है, और नीचे आज़ादी का 50वीं सालगिरह है, जश्न मनाया जा रहा है। तो लो आ गई आज़ादी की 50वीं सालगिरह, 15 अगस्त 1997। लोगों ने मनाई अथाह खुशियाँ। दिल्ली को सजाया गया दुल्हन की तरह। वो बता रहे कि अब ये कनॉट प्लेस है, ये राष्ट्रपति भवन है, ये संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस है, और ये है, ये है। तो वो जगमगाती हुई दिल्ली जगमगा रही थी। वैसे भी जगमगाती है रात में फ्लाइट से, और उस दिन तो क्या पूछना। तो दिल्ली को सजाया गया दुल्हन की तरह। राज्यों की राजधानियां भी खूब सजी, लेकिन उस दिन मैंने देखा बापू के सेवाग्राम को भी और दिल्ली को भी। वीरान पड़ी थी बापू की कुटिया। इंतजार कर रहे थे बापू के चरखे कि कुछ समर्पित हाथ आए तो सही, और उन्हें तिरस्कार के अंधेरों से निजात दिला सकें।
लंबी कविता है, लेकिन बात यह है कि इस फूट को ख़त्म करने के लिए क्या किया हमने। गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए है कि वो उस फूट को ख़त्म करना चाहते थे। सब लोग एक दूसरे से जुड़ाव, वो प्रेम और वो अहंकार ना हो, हिंसा की भावना ना हो, वो सच्चा लोकतंत्र धरती पर लाना चाहते थे। गांधी जी जो कहते थे, या कबीर जो कहते हैं, या बुद्ध जो कहते हैं, भविष्य की धरती की जीवन पद्धति वही होनी है। उस तरफ हमको जाना होगा। अपने को आत्मसात करिए, सबसे जोड़ करके सोचिए, तब आपको यही रास्ता दिखेगा। हिंसा का रास्ता अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, तो वह रास्तों में परिवर्तन की आवश्यकता है। और अब वह जो कलाम साहब से मेरी बातचीत है वो आपके सामने रख करके आज की ये चर्चा समाप्त करेंगे। और एक दिन और जब हम लोग चर्चा कर लेंगे तो ये सारे प्रश्न उत्तर लगभग समाप्त हो जाएंगे, लेकिन प्रश्न उत्तर तो सिलसिला चलता ही रहेगा और हर बार चलता रहेगा। तो जब कलाम साहब राष्ट्रपति से उनका टर्म ख़त्म हो गया और मैं चेन्नई में पोस्टेड था, कलाम साहब चेन्नई में ही बेस्ड थे, अक्सर आया करते थे। तो मेरे कुछ मित्र, उनके मित्र थे, डॉक्टर पापा, इसामुद्दीन पापा और लोग, तो अक्सर हम लोग चले जाते थे उनसे मिलने के लिए। बड़ी अंतरंग बातें होती थी। तो एक दिन मैंने कहा कि कलाम साहब, आपकी मैं भारत के राष्ट्रपतियों में राजेंद्र बाबू के बाद सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनकी पर्सनालिटी वाकई देश में उतना निष्कलंक फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व दूसरा मिलना मुश्किल है। शास्त्री जी और राजेंद्र बाबू कोई मुकाबला नहीं है। तो उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी इज्जत थोड़ी मैं और करता अगर दो चीज़ें और हो गई होती। तो वो चौंके कि क्या कह रहे हैं। तो कहा कि दो चीज़ें। तो हाँ, मैंने कहा कि दो चीज़ें मुझे लगती हैं कि अगर और हुई होती तो मेरी आंखों में आपकी इज्जत और बहुत बढ़ गई होती। लेकिन मैं आज यहाँ पर केवल एक ही चर्चा करूँगा, दूसरी चर्चा फिर कभी फुर्सत में होगी तो किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि पहली बात जो मैंने कही कि आप तो उनका जानना चाहा कि क्या चीज़ आप फील करते हैं कि अगर वो हुआ होता तो मेरी इज्जत आपके निगाह में और बढ़ गई होती, और बहुत आपको और बहुत ऊंचे पायदान पर मैं रखता। तो मैंने कहा कि आप याद करिए जब आपका टर्म ख़त्म हो रहा था राष्ट्रपति का, और पूरे देश की क्या आवाज़ें आ रही थी, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे लेटर्स टू एडिटर में, चाहे न्यूज़पेपर्स में भी, हर जगह चारों तरफ सभी की एक ही मांग थी कि आप एक टर्म और रहें, नॉमिनेशन फाइल करें, कंटेस्ट करें राष्ट्रपति के लिए, हर तरफ। तो आप अपने स्टेटमेंट को याद करिए। आपने कहा था कि अगर सारी पार्टियां यूनानिमसली मुझे प्रत्याशी बनाएंगी तो मैं कंटेस्ट करूंगा। तो कंटेस्ट क्या करना है, तब मैं राष्ट्रपति बनूंगा। सारी पार्टियां यूनानिमसली, और वो हुआ नहीं। अलग अलग पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी बनाने घोषित कर दिए। तब फिर आपका क्या स्टेट, पब्लिक की डिमांड वैसे ही चल रही है, पूरा देश चाह रहा है, वही डिमांड आ रही है। तब आपने क्या कहा, आपने कहा कि यदि मुझे अपने जीत पर विश्वास हो जाएगा तब मैं कंटेस्ट करूंगा। मैंने कहा यहीं पर आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से कमतर रह गए। आपका ये स्टेटमेंट, इसकी जगह पे जीत का भरोसा, अरे देश के लिए 1000 बार हारने को तैयार है, क्योंकि देश के लिए उस समय आपसे अच्छा कोई राष्ट्रपति मिल नहीं सकता। और आप थे, नॉमिनेशन फाइल करते। हो सकता है कि जैसे इंदिरा गांधी ने उस समय अंतरात्मा की आवाज और ये वो तमाम लोगों ने वोट दिया पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, क्या पता क्या होता। आप अपने को इस
देश के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए आप राष्ट्रपति को एक पद के रूप में नहीं, सेवा के एक साधन के रूप में स्वीकार करते प्रत्याशी बनना और हारने के लिए तैयार रहते। मैंने कहा 1000 बार भी अगर कोई आप अच्छे काम के लिए, अच्छे सेवा के लिए हारने के लिए तैयार हैं तो मैं यह आपकी सफलता मानूंगा। हार करके नॉमिनेशन फाइल करना, कंटेस्ट करना और हार जाना, वह न कंटेस्ट करने से, और कि जब मैं जीत का विश्वास हो जाएगा तब कंटेस्ट करूंगा, तो मैंने कहा ये वो जो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लर्न टू लूज, वो लर्न टू लूज वाली, मैंने अब्राहम लिंकन का लेटर उनको नहीं कोट किया कि लर्न टू लूज वाली चीज कहीं ना कहीं मिस हो गई आपसे, उनसे। मैंने ही इलेक्शन भी लड़ा है और कितने लोगों ने कहा कि आप हार जाएंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। मतलब मैं लोक नीति लाने के लिए, संविधान के अनुसार सब कुछ हो इसके लिए, और मैं जनता का प्रतिनिधि वहां बनूं, जिस जनता ने मुझे चुना है उसकी आवाज विधानसभा या लोकसभा में रखूं। अगर मेरी ये कोशिश है, उसके लिए मैं नॉमिनेशन फाइल करता हूं, तो लोग कहते हैं कि आप हार जाएंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह कैसा देश है, यह कैसी विचारधारा है कि मैं रेप करूं तो मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी, मैं मर्डर करूं तो मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी, मैं भ्रष्टाचार करूं, मैं लूट करूं, मैं कोई भी गलत काम करूं तो मेरी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं सही काम के लिए एक कदम बढ़ाता हूं और उसमें असफल हो जाता हूं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या यही परिभाषा रह गई है? इसीलिए इस देश में अच्छे कामों के लिए लोग आते नहीं हैं। बड़े हौसले के बाद, बहुत बेशर्मी के बाद कहीं कोई आ पाता है। तो इसीलिए फिर मुझे लिखना पड़ा कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग जो गीता में कृष्ण जी ने बताया है, वह तभी सफल होगा अगर आप में थोड़ा बेशर्म योग है, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे ह्यूमन वैल्यूज के हिसाब से। जब चारों तरफ ह्यूमन वैल्यूज का डिटोरिएशन हो रहा हो और आप उसको स्टैब्लिश करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको थोड़ा बेशर्म होना होगा, कर्म में भी थोड़ा बेशर्म होना होगा, ज्ञान में भी, और थोड़ा बेशर्म होना होगा भक्ति में भी। और ये जो भक्ति व्यक्तियों की है, इससे ऊपर उठकर संपूर्ण ब्रह्मांड, वो जो मैं एक बात, जो जीवंत विराट शरीर है उससे भक्ति करिए। उसी के ये हाथ इस शरीर के सामंजस्य, हार्मनी के साथ कर्म करे, इस शरीर की भक्ति एक या जो भी कह लीजिए करे, और इस शरीर के सारी चीज़ों ज्ञान अपने साथ रख करके उसी अनुसार काम करे। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, यह सब भी यूनिवर्सल सेंसिटिविटी के हार्मनी में जब आप करने लगेंगे तो वही ह्यूमन वैल्यूज होगा। और उसके लिए आपको थोड़ी बेशर्मी ज़रूरी है। लोग आपको कहेंगे, कोसेंगे, और अगर आप असफल हुए तो हो सकता है कहेंगे कि आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तैयार रहिए। यह सब जब तक ये थोड़ी सी बेशर्मी नहीं आएगी तब तक ये कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अपनी बात कहता रहता हूँ, कोई सुने न सुने, मुझे अब कोई शर्म नहीं रह गई है इन बातों को कहने के लिए। तो इसलिए आज की चर्चा यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। अगली चर्चा में हम लोग बाकी बचे हुए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और करीब 1.5 घंटे का होने जा रहा है, लेकिन बड़ा आनंद आया आप सब लोगों की प्रतिक्रियाएं और संख्याएं देख करके मैं अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।